हेलो स्टूडेंट्स। तो कई लोगों के लिए तो मैं जाना पहचाना चेहरा होऊंगा बिल्कुल, और हो सकता है काफी लोगों के लिए बिल्कुल नया चेहरा होगा। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 12 फिजिक्स। वैसे तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा करवा दिया है ऑन यूट्यूब, लेकिन वो चैप्टर मैंने इसीलिए पूरा करवाया था ताकि बच्चे तब तक मेरे से जुड़ जाए, उनको पता चल जाए मेरे बारे में, है ना। और वो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये उनको पता चल जाए, इसलिए मैंने वो चैप्टर चालू किया था। स्टार्ट तो अपन चैप्टर 1 से ही करेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि सारे बच्चों को एक बात मैं बता दूं, क्या होता है कि जब एक तो टीचर लाइव पढ़ाता है और यूट्यूब पे पढ़ाता है, तो टीचर के पढ़ाने में कोई फर्क नहीं होता। टीचर तो हो सकता है यूट्यूब पे तो और ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ाता हो, मिस्टेक ना हो जाए, है ना। नहीं तो बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल देते सर ये गलत लिखा, सर ये ऐसे किया, सर को ये नहीं आया, सर को वो नहीं आया, इस तरह से डाल देते, तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ाता है। बस लाइव में इतना होता है कि आपकी चेकिंग हो जाती है, आप देख लेता है कि आप पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा है। तो जब आपको मैं यूट्यूब से पढ़ा रहा हूं तो एक ही चीज आपको देखनी है कि सिंसियरिटी आपके अंदर खुद को लानी है ना। मैं वहां पे आपके सर पे नहीं होऊंगा ऑल द टाइम वहां की पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, ये करो ये सॉल्व करो। मैं तो बोल दूंगा यहाँ पे कि स्क्रीन पोज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको खुद को करना है। सिंसियरिटी मतलब आपको खुद के साथ ईमानदार होना है, किसी को शो भी नहीं करना, है ना। और फिर आपका रिजल्ट तो आपके सामने आएगा ही। क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बोर्ड से तो बहुत, बोर्ड की तो ऑप्टिमम तैयारी करवा दूंगा मैं। क्लास 12 बोर्ड की तो ऑप्टिमम मतलब अबव द मार्क, बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगा सारे के सारे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवाऊंगा। इसके साथ में मैं जेई और नीट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ये टेंशन नहीं है कि कौन बच्चे को कितना देना है। अब जिसको जितना लेना है वो उस हिसाब से ले लेगा। जैसे मैं अभी इसके बाद मान लो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ के जो भी जेई के क्वेश्चंस होंगे उनकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो बोर्ड वाला बच्चा हो वो बोर्ड की तरफ चलता रहे, और कभी तुम्हारा मन हो जाए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हारा मन कुचाले मारे कि यार मेरे को तो बहुत अच्छा आ गया कूलाम्स लॉ, मेरे को एक टॉपिक बहुत शानदार आ गया, तो फिर वो जाके मेरे एडवांस इलस्ट्रेशन नाम से मैं डालूंगा, उस पर जाके वो उन क्वेश्चंस को ट्राई करे, उनके साथ थोड़ी कुश्ती करे, तो उसको और कॉन्फिडेंस आएगा। और वो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हो सकता है 1 महीने में आप वो वीडियो ना देखें एडवांस इलस्ट्रेशन वाला, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आपके अंदर पढ़ाई की पूरी इच्छा जागेगी तब आप देखेंगे। और आज हो सकता है आज मैं डाल रहा हूं तो कई बच्चों को लगेगा क्या देखना है, कल देख लेंगे, वो देख लेंगे, ये मत करा करो। सबसे पहली बात, अगर मैं आज वीडियो डाल रहा हूं तो आज ही उसको देखना है। अगर उसको कल बोल दिया तो कल कभी आएगा ही नहीं तुम्हारा, समझ लो, कल दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो प्रेशर बनता जाएगा ना, पाइल अप होता जाता है वर्क, है ना। इस टेंडेंसी को प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, तो उससे बचो सब लोग। चलो, तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 12 फिजिक्स। कहीं कोई कमी नहीं होगी, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सब लोग, जो भी लोग जहां भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, ऑफलाइन, उनसे ज्यादा मैटर आपको दूं। मैं कोशिश करूंगा, मैं बोल रहा हूं, है ना। लेकिन भगवान तो मैं हूं नहीं कि सबसे ज्यादा दे पाऊंगा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी नजर में जहां तक है, मेरी नजर जहां तक है वहां से अच्छा मैं पढ़ाऊं, सबसे ज्यादा आपको कंटेंट में दूं। तो सबसे पहली जो बुक 1 है अपनी, बुक 1, 2 बुक है, सबको पता है। बुक 1, जब भी ये मेरा यूट्यूब वीडियो देखो तब एनसीईआरटी हमेशा साथ में लेके बैठना। एनसीईआरटी के बिना बैठना नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे होनी चाहिए, ऐसे समझ रहे हो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे एनसीईआरटी होनी चाहिए तुम्हारे। नहीं है तो अभी उसको निकाल लो और फिर यहां पर आओ। तो जो बुक 2 बुक है अपने पास फिजिक्स की, पहली बुक जो है वो पूरी की पूरी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। कंप्लीट क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब चार्ज से रिलेटेड बातें ना, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो जैसे आपको समझिए चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज रेस्ट पर है, तो वो क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करता है। चार्ज एट रेस्ट एट ए प्लेस इज कॉल्ड कैपेसिटर, स्टोर्ड चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, मतलब चार्ज अपना रेस्ट में रहेगा। चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में। तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest। वो चार्ज एट रेस्ट की कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी जाएगी। उसके अंदर चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और चैप्टर 2 है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2। बहुत समय लगने वाला है, आप लोगों को लगेगा कि एक दिन मैं बहुत लंबा पढ़ाता हूं, हो सकता है कि मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाऊं तो आपकी एक नोटबुक भर जाए उसी के अंदर। जिन्होंने मेरे से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है उनको पता है
कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में उनकी एक नोटबुक भर गई होगी, तो हो सकता है कि पूरी पूरी नोटबुक भर जाए जब तक मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पूरा करूं। ऐसी कैपेसिटेंस पोटेंशियल, क्योंकि मैटर की कोई कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है, जितना होगा मैं उतना दूंगा। आप लोगों को देखना है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितने घंटे आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और कैपेसिटेंस, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 है, थोड़ा बोरिंग है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, है ना। अब उसी चार्ज को मोशन में ले आओ तो वो हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। चार्ज मोशन में आता तो क्या पैदा करता है, करंट। अब करंट अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड, आप सबने पढ़ा है, ये हो जाएगा चैप्टर 4, ठीक है। अब करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ना, तो ये हो जाएगा चैप्टर 5। तो आप देखो सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। चले कहां से, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में था तो चैप्टर 1 चैप्टर 2, चार्ज मोशन में आया चैप्टर 3, चार्ज मोशन में आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है चैप्टर 4, है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोड्यूस होती है, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना चैप्टर 5। अब आपको पता है कि करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये चीज आ गया चैप्टर नंबर 6 में। पहले अपन ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या देखेंगे कि करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। और फिर एक करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट टाइप, डायरेक्ट करंट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो 2 तरह के करंट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एसी अल्टरनेटिंग करंट ये, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं और सबके बहुत अच्छे अच्छे वेटेज है ना सारे चैप्टर्स के। जब जब मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको उसका वेटेज बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बुक है, दिस इज द फर्स्ट बुक। तो फर्स्ट बुक की कहानी कहां से चली है, चार्ज एट रेस्ट से, फिर मोशन में आया, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हुआ, और वो 2 तरह के करंट होते हैं, एसी डीसी, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके लिख लेंगे, नोट जरूर बनाना ना, मैं तो आपको नोट्स दूंगा वो एक अलग बात है, लेकिन आप सबको नोट्स जरूर बनाने, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये सबसे पहला चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी पहली यूनिट है और इसके अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो स्वाभाविक सी बात है पहले अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो कई बच्चों को लगता है इसको तोड़ते हैं, कई बच्चे ना ऐसे तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे तोड़ते हैं। तो कई बच्चे कैसे तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एट रेस्ट। अब ये सब तुम्हारे टीचर के स्कूल के इधर उधर से इतना सुन चुके होंगे कि तुम इस शब्द से पक चुके होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। हाँ बिल्कुल, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चलो बहुत अच्छी बात है, बार बार इसको बोलने का कोई मतलब भी नहीं है ना, कोई सेंस भी नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको पकड़ना है, जो कॉन्सेप्ट होएगा उसको मैं बार बार बोलूंगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं होएगा मैं उसको फटाक से बोल के निकल जाऊंगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं कई लोग कैपिटल क्यू से और कई लोग स्मॉल क्यू से, तो दोनों ही सूरत में वो चार्ज है, वो क्या बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने की कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप सब अपने दिमाग में सोचो, जैसे ही तुम दिमाग में सोचोगे तुमको लगेगा 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, समझिए आप, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड वन थिंग जो अपन ने पढ़ी है, मास पढ़ा है अपन ने, मास पढ़ा है सबने। मास क्या होता है, व्हाट इज मास, मास क्या होता है आप सोचिए, मास क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसका मास है, तो अगर इसका मास है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मास है इसका मतलब क्या है कि इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अनदर बॉडी विच आर हैविंग मास। मतलब मास एक तरह की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दूसरी बॉडीज का, अगर मास नहीं हो तो नहीं लगेगा। तो सिमिलरली अगर मैंने बोला कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई बॉडी और ये चार्ज है, क्या बेटा, चार्ज है, तो कोई दूसरी चार्ज बॉडी जब मैं इसके पास लेके आऊंगा तो या तो ये अट्रैक्ट होगी या फिर रिपेल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 तरह का होता है, समझ रहे। तो अगर ये चार्ज है तो ही तो इसको अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा,
अगर चार्ज नहीं है तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में? क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज की इट इज इंट्रिंसिक। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बेटा माफ कर देना। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय virtue of which it experiences, क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब ये वो प्रॉपर्टी है, आप समझिए, ध्यान से देखिए। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब ये वो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय अनदर चार्ज बॉडी। किसके द्वारा? खुद पे थोड़ी लगाएगा बेटा, कोई दूसरी चार्ज बॉडी उस पे लगाएगी, अनदर चार्ज बॉडी। तो ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस होता है किसी दूसरी चार्ज बॉडी के कारण। तो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आप पोज करके लिख सकते हैं, सारे बच्चे लिखना चाहे तो। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना। तो डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बिल्कुल क्लियर रखना। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का सामना कब हुआ होगा याद करो। I इक्वल टू पढ़ा होगा Q बाई टी। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या आया होगा? I इंटू टी। तो यहां से यूनिट ऑफ चार्ज सबको पता होगा। जो आसान चीजें उनको फटाफट लिखूंगा मैं ना, एम्पियर सेकेंड सबको पता होगा। अब एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। सिंबल क्या होता है? सी। क्या होता है? सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब आपको एक बात मैं बताता हूं। जो कूलाम होता है ना, वन कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है बेटा। ठीक है, एक कूलाम चार्ज अगर किसी बॉडी को करना है ना तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने या देने पड़ते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सोचो कितने ज्यादा है, समझ रहे हो? तो कूलाम इज इटसेल्फ ए वेरी बिग यूनिट। आप जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे या कुछ और भी पढ़ेंगे तो एक कूलाम 2 कूलाम चार्ज किसी बॉडी के पास होना इम्पॉसिबल सी, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो? तो कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट। तो कूलाम कभी भी प्रैक्टिकली आपको यूज नहीं आएगी। यूनिट्स आपको यूज कैसी आएंगी? देखो ऐसी, ये MC मिली कूलाम। क्या ये? मिली कूलाम, मिली कूलाम। ठीक है, और ये 10 की पावर -3 कूलाम होता है। मिली कूलाम इज 10 की पावर -3 कूलाम। दूसरा जो होता है म्यू सी, ये है माइक्रो कूलाम। अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जो होते हैं ना बेटा, वो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। इसको कोई मिली पढ़ लेता है, कोई इसको माइक्रो पढ़ लेता है। क्या पढ़ लेता है? ये माइक्रो है। और 10 की पावर -6 कूलाम। ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह में आपको माइक्रो ही मिलेगा। 10 की पावर -6 कूलाम, है ना। फिर आता है नैनो कूलाम, NC, ये है नैनो कूलाम, नैनो कूलाम। ठीक है, ये 10 की पावर -9 कूलाम है। फिर आता है PC, PC आता है पीको कूलाम, पीको कूलाम, एंड इट इज 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है, तो इस क्यों ये छोटी छोटी यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कूलाम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली ये सब यूनिट्स जो है वो ज्यादा यूज करने को ज्यादातर यही मिलती है, माइक्रो कूलाम आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो सारे बच्चे ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको फटाफट नोट कर ले, अपनी कॉपी नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है बेटा, फुर्ती रखा करो बिल्कुल। रफ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। हालांकि मैं नोट्स दूंगा आपको, लेकिन फिर भी रफ नोट्स साथ में बनाने बहुत जरूरी है। दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर मैं 30 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं, 28 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं, तो उसको कम से कम आपको 40 से 50 मिनट देखना है। देन यू विल लर्न मोर थिंग्स, तब आपको ज्यादा चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मतलब चार्ज की यूनिट वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया कि चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकंड होता है, लेकिन ऐसा ही यूनिट क्या होती है? कूलाम। अब एक बात अपन समझते हैं, जो अगला टॉपिक है कि कॉज ऑफ चार्ज, कि चार्ज का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज? कि कोई भी बॉडी जैसे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है 2 तरह के चार्ज आप सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो उस चार्ज का कारण क्या है? क्यों कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, क्यों कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, और क्यों कोई बॉडी कोई चार्ज ही नहीं है? ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, है ना, तो एक बॉडी के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोचो मन में।
जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो जो भी कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लो ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो मेरा एन नीटा की तरह लगता है ना, लेकिन वो एन नीटा नहीं है, एन ही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो दोनों आपस में चार्ज कैंसिल हो गए, कोई चार्ज नहीं। अब आपने क्या किया, इस बॉडी से क्या किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। क्या किया बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर किसी बॉडी का से आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या किसी बॉडी को दे सकते हो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उनके बीच में होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। तो आपके पास ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो उससे ताकतवर हो और उसको क्या कर सके बेटा, कैंसिल कर सके। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन, किस चीज का आदान प्रदान हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कभी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, होगा क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हो जाएंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन वो जो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेंगे वो उस बॉडी को कैसा चार्ज कर देंगे, विच टाइप ऑफ चार्ज दे विल पुट ऑन द बॉडी, पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पे, समझ रहे हो, बिकॉज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप मान लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, अगर किसी चीज का एक्सचेंज हो सकता है, अगर किसी चीज का आदान प्रदान हो सकता है, तो वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं न्यूक्लियस के। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर उस पर नेगेटिव चार्ज का प्रभुत्व है, नेगेटिव चार्ज का जो डोमिनेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज, कॉज ऑफ चार्ज क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ना हो तो कोई भी बॉडी चार्ज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से ही बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, पोज कर सबने लिख लिया होगा बेटा। थोड़ा सा मेरा यहां पर आपको थोड़ी लाइट ज्यादा नजर आ रही होगी, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अभी तक तो इतना प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं किया मैंने, बट समहाउ आई विल फिक्स, जैसे ही कुछ होगा। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। बाकी ये एरिया में टॉपिक हेडिंग रहती थी, इतनी टेंशन भी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि तुम कमेंट में लिख दो सही, यहाँ लाइट ज्यादा पड़ रही है, फोकस ज्यादा हो रहा है, ऐसी कुछ नहीं है, तो हो जाएगा सही। ठीक बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो लिख लिया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बड़ा बेसिक सा है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से पता है। तो एक लाइन बड़े लिखते हैं सब लोग, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम चार्जेस। कौन से चार्जेस, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है बेटा, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो जैसे मान लो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास रखोगे तो दूर भागेंगे। क्यों दूर भागेंगे, क्योंकि आप एक बात सोचो, 2 भिखारी क्या एक सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। ये दोनों भिखारी हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है। अब इलेक्ट्रॉन की चाहत एक दूसरे से तो पूरी होगी नहीं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से थोड़ी भीख मांगेगा, अल्लाह मेरे को पैसे दे, समझ रहे, वो मांगेगा तो भी उसको थोड़ी उसको देगा भिखारी। तो दोनों भिखारी हैं, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि दोनों की वांट एक दूसरा पूरा नहीं कर सकता, दोनों की चाहत एक दूसरा पूरा नहीं कर सकता। ऐसे ही एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो मान लो ये थोड़ा गरीब है और ये थोड़ा अमीर है, तो सीधी सी बात है, ये इधर एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे,
समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है और ये इसके इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सीधी सी बात है, लेकिन ये फालतू सा डिस्कशन है, कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, तो बात याद रखनी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब जो अपोजिट होते हैं और लाइक मतलब जो सेम होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, अनलाइक मतलब सेम चार्ज और अनलाइक मतलब अपोजिट चार्ज, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 है बेटा, चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर 1 के अंदर कम से कम आपको 150 से 200 सवाल करवाऊंगा। हर चैप्टर में मैं 150 से 200 सवाल करवाऊंगा उस चैप्टर पे बेस्ड, जो बोर्ड में आए हुए या कहीं इधर, आप काउंट कर लेना, 150 से मिनिमम है हर चैप्टर में, उससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो आप सब लोग देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, तो नोट करते जाना अपनी कॉपी में कि सर ने कितने क्वेश्चन करवाए हैं ना। तो देखो, डिटरमाइन, और स्क्रीन पोज करके सबको सॉल्व करना, डिटरमाइन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में Q1 और Q2 के बीच में फोर्स बताना है। तो पहला केस है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, सीबीएसई में आया हुआ है। Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। और तीसरा केस है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सारे बच्चे स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे किस किस का आंसर सही आया है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। चलो तो देखते, सॉरी मैंने मिटा दिया, ट्राई किया, मुझे आंसर भी तो बताना है। Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, ये तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, ऐसा कब होगा बताओ मेरे को? जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, या ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। इन दिस केस अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, अब Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। तो मतलब इन दोनों में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। ये बात आपको क्लियर होगी यहां से। उधर से देखो आप, तो Q1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ Q2। इसका मतलब Q1 और Q2 का नेचर क्या है? अपोजिट। अगर Q2 पॉजिटिव है तो Q1 नेगेटिव है, और Q2 नेगेटिव है तो Q1 पॉजिटिव है, साफ दिख रहा है। तो दोबारा इनमें भी कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत आसान है बेटा। तो ये आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए, तो अब ये बात हो गई, तो ये तो चार्ज की बात हो गई है ना। चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, यूनिट क्या होती है, समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातें थी। अब मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं, देखो, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके दिमाग में ये आता है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रांसफरेबल चार्ज क्या है? सबसे छोटा चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी जा सकता है। तो सबसे पहले भी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी जा रहा है, आपने देखा। क्या इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज कभी आपने सुना एक बॉडी से दूसरे बॉडी जा रहा हो, या 1/4? नहीं, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, द स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तो याद रखना, आपको याद होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब ये सबसे छोटा चार्ज है जो ट्रांसफर होता है, समझे? सबसे छोटा चार्ज है जो आपको मिलेगा ट्रांसफर होता हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो एडिशनल क्वेश्चन है 1.31, ठीक है। और इन दोनों बातों के बाद अपन सब मिलके वही सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरा वीडियो समझना है, अगर मेरे वीडियो का आपको 100% आउटपुट चाहिए, तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन एनसीईआरटी कितने बड़े बोर्ड पे कहां से लिखूंगा? थोड़ा बहुत तो आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी पड़ेगी ना। तो आप एनसीईआरटी लेके बैठो,
तो आपके साथ के साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर ऑल सीबीएसई में वही सबसे ज्यादा काम आने वाली है, जेईई मेंस में बहुत सवाल आते हैं उससे। 1.31 तो उसमें एक चीज दी हुई है और आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द स्मॉलेस्ट, ये तो बात होगी। अब दूसरी बात समझिए कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल आर मेड अप ऑफ मोर, उससे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं, एंड दैट इज अप क्वार्क, दैट इज क्वार्क्स। क्वार्क्स उन्हें क्या कहते हैं अपन? क्वार्क्स। और क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। आप समझना, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, जब प्रोटॉन डाउन क्वार्क और अप क्वार्क से मिलकर, भी बताऊंगा आपको मैं, दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, अप और डाउन, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब वो क्वार्क से मिलकर बना हो सकता है प्रोटॉन, तो सर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं क्वार्क से मिलकर बना हो सकता? बेटा इसलिए बिकॉज क्वार्क इज ए न्यूक्लियर पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर पार्टिकल की खास बात क्या होती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है वो बाहर आसानी से नहीं आता, उसके लिए आपको फ्यूजन फ्यूजन ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पार्टिकल, और न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर नहीं आता। क्वार्क इज ए न्यूक्लियर पार्टिकल, और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कैसे पार्टिकल है? न्यूक्लियर पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? न्यूक्लियर पार्टिकल है। सारे बच्चे इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूं, अब अपन आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1.31 पर, ठीक है। और ये अपना कौन सा है? इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2 है। समझ रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉमिस किया था आपको कि 150 से मिनिमम 150 सवाल आपको इस चैप्टर के मैं यही करवाऊंगा, तो आपको सब ध्यान से देखना। तो 1.31 सारे बच्चे पढ़ो, सारे के सारे बच्चे पढ़ो, मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे पढ़ो, सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे 1.31 को, है ना। सब ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। देखो 1.31 में क्या बोला है कि आपने देखा होगा कि दो तरह के चार्ज हैं, और उसने बोला चार्ज ऑन अपक्वार्क इज 1.31, ये तुम लोग ध्यान रखना, चार्ज ऑन अपक्वार्क इज प्लस 2e/3 और चार्ज ऑन डाउन क्वार्क इज -e/3, ठीक है। तो बोल रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1.3 में कि जो एक अपना प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो 3 अपक्वार्क से मिलकर बना है। पहले प्रोटॉन की बात करते हैं ना, लेट अस टॉक अबाउट प्रोटॉन। तो वो बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना हुआ है? 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ था। अब 3 क्वार्क में 2 अप क्वार्क हो सकते हैं, तीनों के तीनों अप क्वार्क हो सकते हैं, 2 डाउन क्वार्क हो सकते हैं, तीनों के तीनों डाउन क्वार्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितना है प्रोटॉन के लिए? क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। समझ रहे हो? तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अप क्वार्क इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इन्वॉल्व्ड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क में क्या मानता हूं बेटा? 3 मानता हूं। क्या मानता हूं? 3। वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क 3 है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? +e। कितना है? +e। अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क, यू लिख देता हूं, अप क्वार्क मान लो x, मान लो इन 3 के अंदर अप क्वार्क कितने? x है। तो आप सबको पता है देयरफॉर नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना होगा? सबको पता है, इतना कोई पागल नहीं है, 3 - x, क्योंकि टोटल तो कितने होने बेटा? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की संख्या मिला के कितनी होनी है? 3 होनी है। अब आप देखो इधर, अब क्या बोला है कि चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस टोटल चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस टोटल चार्ज ऑन डाउन क्वार्क मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। यही तो तरीका अपने पास कि ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के को मिलाकर प्रोटॉन बना है। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के जो टोटल चार्जेस है, मान लो 2 अप क्वार्क है तो 2 अप क्वार्क के चार्ज प्लस 1 डाउन क्वार्क के चार्ज, या 3 अप क्वार्क के चार्ज मिलाकर किसको आना चाहिए? प्रोटॉन के चार्ज के आना चाहिए। अब एक अप क्वार्क पे चार्ज कितना है? 2e/3। अपन ने कितने अप क्वार्क लिए? x, तो कितना आ गया बेटा? 2ex/3।
आप समझ रहे हैं। एफ क्वार्क पे चार्ज कितना है 2e/3। अपन ने कितने अप क्वार्क माने हैं प्रोटॉन के लिए x, तो अप क्वार्क पे टोटल अप क्वार्क पे चार्ज कितना आ गया 2ex/3 प्लस डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना -e/3। एक डाउन क्वार्क पे अपन ने कितने डाउन क्वार्क माने 3 - x, तो मैं यहां क्या लिखूंगा -e/3 इंटू 3 - x। ये टोटल जितने भी डाउन क्वार्क है उनका चार्ज आ गया, और वो सारा चार्ज मिला के प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो प्रोटॉन बनेगा अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिलाकर। वेरी गुड। तो अब सारे बच्चे देखो 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, ई से ई क्या हो जाएगा कैंसल, डू थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी मैंने, तो 2x - 3 प्लस x इक्वल टू 3, 3 उधर चला गया। अरे बोलो, तो अब देखो 2x ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 माइनस, तो x इक्वल टू क्या है 2। अब x क्या है नंबर ऑफ अपक्वार्क यू नीड, तो कितने अपक्वार्क आए 2, कितने आए 2, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, नंबर ऑफ डी क्वार्क कितने आएंगे बेटा 3 - 2 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन को बनाने के लिए 2 आप अपक्वार्क लोगे और 1 डाउन क्वार्क लोगे, 2 आप अपक्वार्क मिलेंगे और 1 डाउन क्वार्क, मतलब 2 अपक्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलके क्या बनता है प्रोटॉन। समझ में आया, ठीक है, इस तरह से किया। अब अगला जो आपको पूछा है ना वो न्यूट्रॉन के लिए पूछा है, समझ रहे हो, तो न्यूट्रॉन में भी सेम मेथड चलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वार्क, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0, इसी तरह से लेना है x और 3 - x। अब मैं चाहता हूं कि न्यूट्रॉन के लिए सारे बच्चे सॉल्व करके बताएं, और जिस तरह से मैंने यहां लिखा ना UUD, ये कंफ्यूगेशन हो गया, मतलब 2 अपक्वार्क और 1 डाउन क्वार्क किसके बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। ऐसे सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूट्रॉन के लिए क्या कंफ्यूगेशन होगा, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बेटा, ये तो मेरा पहला लेक्चर है, ज्यादा मैं लंबा बना नहीं सकता, मेरा फोन से बनाता हूं और फोन हो जाता है गर्म, और फोन को रखना पड़ता है फिर फ्रिज में, ठीक है, बड़ी समस्या है, तो इसलिए ये। अब अगले लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई पास वाली सिटी में, कोई बगल वाली सिटी में, कोई दूसरी स्कूल का बच्चा, सबको इसको शेयर करें, है ना, सब बेनिफिट होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।